A very good morning to all you students and welcome to the online class of English. We are going to start today's class with the discussion of remaining part of the chapter in the Kingdom of Fools. The blame game continued. मीन्स जो ब्लेम का जो प्रोसेस है वो अभी कंटिन्यू है. मीन्स एक से दूसरे पर्सन पे एंड सेकंड से थर्ड पर्सन पे मूव कर रहा है. The merchant blamed the bricklayer who built the wall, as it was thought that his bad workmanship created a weak wall. But the bricklayer blamed the dancer who distracted him when he was making the wall by passing in front of him a dozen times during the day, insulting in poor quality of the wall. So merchant ने जब ब्लेम उस पर गया कि उसने क्यों कमज़ोर दीवार बनाई, सो मर्चेंट ने कहा कि ये वॉल जो है उसके फादर के टाइम की है और वो नहीं बल्कि ब्रिकलेयर इसका रिस्पॉन्सिबल है. सो ब्रिकलेयर को बुलाया गया कोर्ट में एंड जब उससे एक रीज़न पूछा गया कि उसने क्यों इतनी ख़राब दीवार बनाई, सो उसने कहा कि महाराज ये मेरा दोष नहीं है, दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट. जब मैं दीवार बना रहा था तो डांसर ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया. मीन्स मेरा माइंड जो था वो बार बार मेरे काम से हट जा रहा था और इसके पीछे ज़िम्मेदार जो है वो डांसर है. एंड ही वॉज मेकिंग द वॉल बाय पासिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अ डजन टाइम्स. एंड वो जब दीवार बना रहा था तो बहुत बार डांसर जो है उधर से गुज़र रही थी. ड्यूरिंग द डे रिजल्टिंग इन पुअर क्वालिटी ऑफ द वॉल. दैट्स वाई मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं वॉल को ठीक ढंग से नहीं बना पाया. सो मैं नहीं, डांसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. द डांसर एक्यूज द गोल्ड स्मिथ हु कॉल्ड द डांसर टाइम एंड अगेन टू डिलीवर द ज्वेलरी शी हैड आस्क्ड टू बी मेड बट डिड नॉट डिलीवर इट, लीडिंग टू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रिकलेयर. अब ये जो ब्लेम है वो डांसर की तरफ मूव हो गया एंड डांसर को कोर्ट में बुलाया गया. सो उसने अपना पॉइंट रखा और कहा कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है. मैं ये सच है कि मैं बार बार इनके सामने से गुज़र रही थी. ये कोई इसके पीछे मेरा इंटेंशन बैड नहीं था, बल्कि इसलिए मैं जा रही थी क्योंकि जो गोल्ड स्मिथ था और मैंने जो उसको ऑर्डर किया था ज्वेलरी बनाने के लिए वो मुझे टाइम से वापस नहीं कर रहा था और मुझे बार बार टाइम अलग अलग टाइम पे मुझे बुला रहा था और मैं उसी को लेने के लिए जा रही थी. और मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं है कि मेरी बार बार जाने की वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हो गए और इनकी वॉल जो है वो वीक हो गई. सो मैं नहीं, इस वॉल के कमज़ोर होने का जो रिस्पॉन्सिबल है वो ज्वेलरी मेकर है. ओके, नाउ अब जो ब्लेम है वो मूव ऑन हो गया गोल्ड स्मिथ की तरफ. द गोल्ड स्मिथ ब्लेम द मर्चेंट्स फादर एज ही हैड बीन making the urgent jewelry for him, thus delaying the finishing of the dancer's jewelry. As the father was dead, the merchant was finally pronounced guilty, as he had inherited all the wealth as well as the bad deeds of his father. अब गोल्ड स्मिथ को कोर्ट में बुलाया गया एंड उसने पूरे प्रोसेस को, पूरे ब्लेम को रख दिया मर्चेंट के फादर के ऊपर. ठीक, गोल्ड स्मिथ ने कहा कि वो बार बार इस डांसर को इसलिए बुला रहा था चूँकि उसके पास ऑलरेडी मर्चेंट के फादर का ऑर्डर था और ये स्ट्रिक्टली बोला गया था कि सबसे पहले इनके ऑर्डर को पूरा किया जाए, बनाया जाए, देन कोई अदर प्रोजेक्ट पे वर्क किया जाए. सो मैं भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. जो रियल में जो ज़िम्मेदार है वो मर्चेंट के फादर हैं. एज द फादर वाज डेड, द मर्चेंट वाज फाइनली प्रोनाउंस्ड गिल्टी, as he had inherited all the wealth as well as the bad deeds of his father. और फर्दर ये भी कहा गोल्ड स्मिथ ने कि अब इनके फादर की तो डेथ हो चुकी है और जो मर्चेंट है ये बेचारे गिल्टी हो गए सारी चीज़ों में, क्योंकि ये सब इनको विरासत में मिली है. ठीक, जिस तरह से सारा वेल्थ, सारा धन, पैसा, प्रॉपर्टी इनके फादर से इनको मिला है, ठीक वैसे ही जो उनका बैड डीड था, जो बुरा काम था, वो भी उनको विरासत में मिला है इनके फादर से. ओके, सो ये सारा ब्लेम का जो प्रोसेस था यहाँ पे एंडिंग पे आ गया. मीन्स सबसे पहले ब्रिकलेयर, देन वो गया डांसर के पास, डांसर से गोल्ड स्मिथ
एंड गोल्ड इसमें से फिर से मर्चेंट के फादर पे एंड a new stake was built for the execution, but the merchant was too thin of to fit the stake. So अभी यही बोला गया कि अब जो फादर तो है नहीं, ठीक, मर्चेंट के फादर तो है नहीं कि जिनको पनिशमेंट दी जाए, तो यही सही है कि मर्चेंट के जो 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 इस टाइम के जो मर्चेंट हैं, मीन्स अभी जो हैं, उनको ही उनके फादर की हुई गलतियों के लिए सज़ा दी जाएगी. इट मीन्स कि जो मर्चेंट हैं उन्हीं को सज़ा मिलेगी, उन्हीं को फांसी पे चढ़ाया जाएगा. A new stake was built for the execution, but the merchant was too thin to fit the stake. अब एक नया स्टेक बनाया गया, बिल्ट किया गया, और बट ये जो मर्चेंट थे वो बहुत पतले थे और स्टेक पे वो फिट नहीं हो पा रहे थे. Then so the king ordered to search for a fatter man to fit the stake, and the disciple was brought for execution. इसके बाद राजा तो मूर्ख था ही, बेवकूफ़ था ही, उसने ये ऑर्डर कर दिया कि एक मोटे तगड़े आदमी को ढूंढा जाए जो कि इस स्टेक पर फिट हो जाए, ठीक. एंड अभी बैड टाइम आ गया डिसाइपल के लिए, जो खा कर मोटा हो गया था, और उसको पकड़ कर लाया गया. Then he remembered his guru's words and wished that the guru was there. और अभी बहुत मुश्किल की घड़ी में है वो, मीन्स उसकी डेथ उसके नियर है. सो उसको अपने गुरु के वर्ड्स याद आ जाते हैं. वो गुरु को इमेजिन करता है और विश करता है कि गुरु उसके पास आ जाएं और इसकी बैड टाइम में उसकी हेल्प करें. और ऐसा ही होता है, गुरु वहाँ पे आ जाते हैं. As the guru had magical powers, he appeared at once and explained a plan quietly to the disciple to escape the execution. So गुरु के पास कुछ मैजिकल पावर्स थे, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज पावर्स उसको अपनी डिसाइपल की प्रॉब्लम को वो जान गया और वो आ गया इनके पास. और उसने बहुत धीमे धीमे अपने सारे प्लान को एक्सप्लेन किया अपने डिसाइपल के सामने, और उसको समझाया कि कैसे इस एक्सक्यूशन से उसको वो बाहर निकालेंगे. द गुरु एंड हिज डिसाइपल स्टार्टेड फाइटिंग एमंग अस. अब जो था प्लान के अकॉर्डिंग दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं. गुरु और डिसाइपल आपस में झगड़ा करने लगे. themselves टू डिसाइड टू हु शुड बी एक्सिक्यूटेड फर्स्ट. और लड़ाई का रीज़न ये था कि दोनों इस बात पे लड़ रहे थे कि दोनों में से कौन पहले फांसी पे चढ़ेगा, किसको पहले फांसी लगाई जाएगी. व्हेन द किंग आस्क्ड देम व्हाई दे वर फाइटिंग, एंड ये खबर जो है वो किंग तक पहुंच गई. और राजा ने इन दोनों लोग को बुलाया और पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे. द गुरु एक्सप्लेन्ड दैट द न्यू स्टेक वाज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, एंड whoever was executed first on it would be reborn as a king. Then अपने प्लान के हिसाब से, चूँकि गुरु और डिसाइपल को ये पता था कि राजा फुलिश है, सो उन्होंने अपनी बातों में उसको उलझाना स्टार्ट कर दिया. और गुरु ने एक्सप्लेन किया कि जो न्यू स्टेक है ये गॉड ऑफ जस्टिस मीन्स ये ईश्वर का न्याय है. और एक चीज़ और है कि जो इस पर सबसे पहले फांसी पे चढ़ेगा वो अगले जन्म में एज अ किंग पैदा होगा. whoever was executed next on that stake would be reborn as a minister. और इस स्टेक पर जो सेकंड टाइम पे जिसकी गर्दन जाएगी वो एज अ मिनिस्टर बॉर्न होगा अगले जन्म में. यानी कि जो फर्स्ट मरेगा वो राजा पैदा होगा, और जो सेकंड मरेगा वो रिबॉर्न होगा एज अ मिनिस्टर, ठीक. और ये दोनों बातें सुन करके किंग जो है वो थोड़ा शॉक्ड हो गया. द पजल्ड किंग बिलीविंग व्हाट द गुरु सेड. अब जो राजा मूर्ख तो था ही, सो बहुत इजीली वो गुरु की बात में आ गया और उसकी बात पे विश्वास करने लगा. डिस्कस द मैटर विथ हिज मिनिस्टर एंड डिसाइडेड दैट इफ दे themselves were executed on the stake first they would be reborn as king and minister.
सो उसने फ़ौरन से अपने मिनिस्टर को बुलाया और इस मैटर को डिस्कस किया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे और तुम्हारे रहते कोई और किंग और मिनिस्टर बने, ठीक है। सो दे फ्रीड द गुरु एंड डिसाइपल सीक्रेटली प्लानिंग टू डाई ऑन दिस टेक द सेम नाइट। सो उन दोनों ने प्लान किया कि रात में गुरु और डिसाइपल को आज़ाद छोड़ देंगे और बहुत चुपके से उसी रात को इस स्टेक पे उनकी डेथ होगी, बिकॉज इस जन्म में अगर वो एज अ किंग पैदा हुए हैं तो अगले जन्म में भी इस सीट पर उन्हीं का हक है। सो अपने बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड। तो उनके जो लॉयल सर्वेंट्स थे जिसको वो बिलीव करते थे किंग, उनको सारे प्लान के बारे में बताया कि रात में कैसे गुरु और डिसाइपल को आज़ाद करना है, छोड़ना है, कैसे इसी स्टेक पर सेम नाइट पर किंग और उसके मिनिस्टर को स्टेक पर चढ़ा के उनकी डेथ करनी है। The dead bodies of king and minister were taken down. The people mourned their deaths and requested the Guru and his disciple to become the king and minister of the kingdom. The Guru and disciple agreed on the condition that they would change all the laws back to the normal laws of any other kingdom. So ऐसे ही हुआ. They saw before them the dead bodies of the king and minister. The city was in confusion. अब रात में उसके जो लॉयल सर्वेंट्स थे उन्होंने ऐसा ही किया, बिकॉज किंग का ऑर्डर था, सो फॉलो करना है। सो उन लोगों ने ऐसे ही किया, गुरु और डिसाइपल को फ्री कर दिया और उसकी जगह पर स्टेक पर पहले किंग एंड देन मिनिस्टर को चढ़ा दिया एंड दोनों की डेथ हो गई, ठीक। और दोनों की डेड बॉडीज़ जब बाहर नेक्स्ट डे जब उस लोगों ने देखा तो सब बहुत हैरान थे। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज़ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न एंड पूरे शहर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये क्या हो गया और कैसे हुआ। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात सब लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि इस किंगडम का फ्यूचर क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। उसके बाद कुछ लोगों ने सोचा कि ये जो गुरु और डिसाइपल हैं वो क्यों कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन। सो कुछ लोगों ने कहा कि हमें राजा और मंत्री की ज़रूरत है। अदर एग्रीड्स। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यू द डिसाइपल, but it took longer to pursue the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. So सभी लोग बहुत हैप्पी थे, कन्विंस थे पहले से ही गुरु और डिसाइपल से। डिसाइपल तो फ़ौरन से एग्री कर गया क्योंकि उसके पास इतना अच्छा ऑफर था मिनिस्टर बनने का। बस गुरु ने थोड़ी सी कंडीशन रखी और कहा कि वो इसी शर्त पे इस किंगडम पर रूल करेंगे जब यहाँ के जो पुराने नियम हैं, जो ओल्ड लॉज हैं, उनको वो कम्प्लीटली चेंज कर देंगे, ठीक। और कोई इसको डिसएग्री नहीं करेगा, देन उसी कंडीशन में वो इस किंगडम पर रूल करेंगे। सो अपनी विजडम क्वालिटी की वजह से गुरु जो है वो एज अ किंग यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। एंड उस दिन के बाद सारी चीज़ें अदर सिटीज़ की तरह यहाँ पे भी नॉर्मल हो गई, यानी कि दिन है तो दिन एंड रात है तो रात। मीन्स दिन में वर्क करना है एंड रात में आराम करना है। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डू इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और ये भी एक जो चीज़ चली आ रही थी कि सारा प्राइस, सारी चीज़ें जो थी सेम कॉस्ट पे थी, ये भी इसको हटाया गया, रिमूव कर दिया गया। बिकॉज़ अदर प्लेसेस में जैसे जो चीज़ें चलती थी सेम वैसी ही चीज़ें यहाँ पे भी होने लगी। और वुड चेंज ऑल द लॉज बैक टू द नॉर्मल लॉज ऑफ एनी अदर किंगडम। और अदर किंगडम की तरह, अदर राज्यों की तरह यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई और लोग अब बहुत ही हैप्पीली और खुशी खुशी इस सिटी में रहने लगे और अपने पुराने किंग और फुलिश किंग और मिनिस्टर को भूल गए। बिकॉज अब उनके पास एक समझदार, इंटेलिजेंट और फुल ऑफ विजडम एक पर्सन गुरु थे
जो सारी परेशानी को सुनते थे, अंडरस्टैंड करते थे, और अभी इस प्लेस पर चारों तरफ हैप्पीनेस है. ओके, so student, this is the end of the chapter. I hope you all will understand it. In our next lecture we will discuss notes of the chapter. So till then, keep learning and keep practicing. Thank you for now.